अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हादी ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे एमआरआई का सेकंड चैप्टर T1 एंड T2 रिलैक्सेशन एंड इमेज वेटिंग। बेसिकली रिलैक्सेशन का मतलब है कि जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ करते हैं तो जितने भी प्रोटॉन ट्रांसवर्स प्लेन में प्रिसीजन कर रहे होते हैं वो सारे के सारे वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आ जाएँ। इन्हीं प्रोटॉन के रिलैक्स होने के टाइम को हम डिनोट करते हैं T1 एंड T2 से। T1 का मतलब है T1 रिलैक्सेशन एंड T2 का मतलब है T2 रिलैक्सेशन। आगे चैप्टर में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन टिश्यू यानी प्रोटॉन डेंसिटी, चाहे वो वाटर की प्रोटॉन है चाहे वो फैट से प्रोटॉन आ रहा है, ये दोनों चीज़ें आर द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द कंट्रास्ट इन द एमआर इमेज। यानी एक एमआर इमेज हमने ले लिया है, उसके अंदर कंट्रास्ट आता है ना, एक चीज़ ब्लैक आती है एक चीज़ वाइट आती है, तो वो कंट्रास्ट किस वजह से आ रहा है? ये इन दो चीज़ों की वजह से आ रहा है। एक तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी या तो वाटर के प्रोटॉन आ रहे होंगे हमें मिल रहे होंगे, या हमें मिल रहे होंगे फैट के टिश्यू से प्रोटॉन आ रहे होंगे, ठीक है, या तो इन प्रोटॉन से या दूसरे इन प्रोटॉन के रिलैक्सेशन टाइम से। तो यही दो चीज़ें हमारे पास मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कंट्रास्ट इन एमआर इमेज है। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम आरएफ पल्स देते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से प्रोटॉन टिल्ट होकर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ करते हैं तो फिर प्रोटॉन किस तरह बिहेव करते हैं, ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि जब हम आरएफ पल्स देते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में जितने प्रोटॉन होते हैं वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में टिल्ट हो जाते हैं और लार्मर फ्रीक्वेंसी से ट्रांसवर्स प्लेन में प्रिसीजन करने लगते हैं। जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ करते हैं तो ट्रांसवर्स प्लेन में मौजूद प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। यानी वो प्रोसीजर जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, एंड वो प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का कंपोनेंट, और जबकि ये हमारे पास है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम सिंगल वेक्टर से प्रेजेंट करें तो उसे कहते हैं नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जो कि सम है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के कंपोनेंट और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के कंपोनेंट का। एंड ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के दरमियान में लाई करता है। अब या तो ये वेक्टर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होगा या ये ट्रांसवर्स प्लेन में होगा। अगर तो ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में वाक़ है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन, सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। Similarly, if there is a no longitudinal magnetization, transverse magnetization will be equal to net magnetization vector. अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन को। जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ करते हैं तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में मौजूद प्रोटॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ये अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोटॉन पॉजिटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस अलाइन होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास रिकवरी होगी, और साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं। जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में मौजूद प्रोटॉन अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं तो वो सराउंडिंग में भेज देते हैं, यानी सराउंडिंग में क्रिस्टलाइन लेटस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पिन लेटस रिलैक्सेशन। अच्छा, जब ये अपनी एनर्जी दूसरे प्रोटॉन को दे देते हैं तो इन दोनों प्रोटॉन के दरमियान एक बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ये बात सबसे ज़रूरी है कि यही प्रोटॉन लार्मर फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्लैक्चुएट कर रहे हो, ठीक है। फिर आती है T1 की डेफिनेशन कि T1 क्या है कि वो टाइम जितनी टाइम में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड रिकवर हो जाता है आफ्टर जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, इसे कहते हैं हम T1 या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम। फिर आता है हमारे पास ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। यहाँ पर बता रहा है कि ट्रांसवर्स प्लेन में प्रोटॉन प्रिसीजन कर रहे होते हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड के साथ घूम रहे होते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाएगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होगी और प्रोटॉन इन फेज़ घूमेंगे। इन फेज़ का मतलब है कि सारे के सारे प्रोटॉन एक स्पीड से साथ साथ घूम रहे होंगे। लेकिन जब हम आरएफ पल्स को स्विच ऑफ करते हैं तो ये जो प्रोटॉन होते हैं सराउंडिंग में एक दूसरे के दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। इस रिपल्जन को कहते हैं हम स्टैटिक और स्लोली फ्लैक्चुएटिंग इंट्रिंसिक फील्ड या स्टैटिक और स्लोली फ्लैक्चुएटिंग लोकल मैग्नेटिक फील्ड।
इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन आउट ऑफ फेज़ घूमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिफेजिंग हो जाती है, यानी सेम स्पीड से नहीं घूम रहे होते, एक दूसरे के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है। एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। क्योंकि ये डिफेजिंग स्पिन करते हुए प्रोटॉन की आपस में डिफेजिंग की वजह से होती है ना, यानी फ्लक्चुएटिंग इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड जो उनके अंदर आ जाती है, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। फिर आती है T2 की डेफिनेशन कि वो टाइम जिस टाइम में ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का रेड्यूस्ड कम होकर अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है जहाँ से वो शुरू हुआ था, इसको हम कहते हैं T2 या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। जब प्रोटॉन सेम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं इसे हम कहते हैं इनफेजिंग, और जब प्रोटॉन डिफरेंट स्पीड पे ड्यू टू इंट्रिंसिक रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से मूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज या डीफेजिंग। कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन एंड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन दोनों एक ही प्रोसेस के पार्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। उसके बाद आता है T1 यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, कितना टाइम चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को अपना मैग्नीट्यूड गेन करने के लिए, ठीक है। T1 हमारे पास वो टाइम है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रीचेस बैक टू 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। 1/T1 को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन रेट। T1 जो होता है यानी कितना टाइम लगेगा प्रोटॉन को वापस जाने में, ये डिपेंड करता है उस टिश्यू की कंपोजिशन के ऊपर कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर और उसकी सराउंडिंग के ऊपर। अगर तुम्हारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो और प्रोटॉन लार्मर फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहे हो तो इन प्रोटॉन का अपने सराउंडिंग में एनर्जी को ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी और फास्ट होता है। जितनी जल्दी वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा उतनी जल्दी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाएगा, तो इसका T1 शॉर्ट होगा। T1 हमारे पास वो टाइम होता है ना कि जब प्रोटॉन अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो उतना ही उसका T1 शॉर्ट होगा। यहाँ पर पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर एक बाल्टी लें, उसके अंदर पानी भर के हाथ से ज़ोर ज़ोर से पानी को हिलाएं, पानी अपनी एक स्पीड से मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर छोड़ दें, वो पानी काफ़ी देर लगाएगा वापस रुकने में, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ कपड़े डाल दिए जाएं और फिर उसको सेम स्पीड से घुमाया जाए जितना पहले घुमाया था, तो वो पानी जल्दी रुक जाएगा क्योंकि उसके अंदर कपड़े हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये समझें कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। इनको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए वाटर का जो T1 है वो लॉन्ग है। दूसरी तरह अगर हम फैटी एसिड या फैट की बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी नियर टू लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यानी जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, इसीलिए उनका T1 शॉर्ट होता है। जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी ही फास्टली उस टिश्यू को वो मूव करवाएगा, ठीक है, तो T1 भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम एक टिश्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल फैट ही ले लेते हैं, तो उसको अगर हम 3 टेस्ला की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका T1 लॉन्गर होगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दी हुई है एज़ कम्पेयर टू द सेम टिश्यू एट 1.5 टेस्ला, यानी जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतना T1 लॉन्ग होगा। अब बात करते हैं T2 की। T2 हमारे पास वो टाइम है जिसके अंदर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन अपना मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करती है, कम करती है, ठीक है, टू बिकम डिसअपियर। इट इज़ अ टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू रिड्यूस 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 37% जब ये कम हो जाती है उसे कहते हैं हम T2। यहाँ पर 2 कर्व नज़र आ रही होंगी आपको, दोनों को हमने अगेंस्ट टाइम प्लाट किया हुआ है, जितना टाइम इंक्रीज़ होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है अगेंस्ट टाइम के बढ़ने से, तो इसे हम कहेंगे T1 कर्व, और अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे T2 कर्व। 1/T1 को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन रेट, जबकि 1/T2 को हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन रेट। T2 डिपेंड करता है इन होमोजेनिटी ऑफ द लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स विद इन द टिश्यूज़, यानी प्रोटॉन की आपस में रिपल्सिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होंगी उतना जल्दी ही ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर इन होमोजेनिटी बहुत कम होती है, ठीक है, इसी वजह से उसका T2 बहुत लॉन्ग होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ऐसा लिक्विड जो इम्प्योर हो या बहुत बड़ा टिश्यूज़ हो, ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स हो, तो जैसे कि फ़ैट है, ठीक है, तो वो बहुत स्लो मूव करते हैं, ठीक है, इसीलिए फ़ैट का T2 शॉर्ट होता है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि फ़ैट का T1 और T2 दोनों शॉर्ट है, ठीक है, जबकि वाटर का T1 और T2 दोनों लॉन्ग है, ठीक हो गया।
बाकी की रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।